जो फ्रीक्वेंसी जनरेशन है टाइम के साथ T1, T2, T3 मल्टीपल यहाँ पे एंगल क्रिएशन होंगे, थीटा जनरेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल टेक्निकल स्टडी ज्ञान के साथी से यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लेकर आ गए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास जो कि होने वाला है पार्ट 2। ठीक है ना, किसका? एसी फंडामेंटल का। जैसा आप लोग देख रहे हो एसी फंडामेंटल यहाँ पे चलाया जा रहा है, ये जो नया चैप्टर चलाया जा रहा है इसका पार्ट 2 लेकर आ गए हैं, जहां पे क्या क्या आज हम कवर अप करने वाले हैं उस पे ध्यान देते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड ऑफ अल्टरनेटिव क्वांटिटीज से रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन होते हैं आपके एग्जामिनेशन से लेके आपको पता होना चाहिए, उस चीज को कवर करेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिव क्वांटिटीज को, उसको पूरा डिराइव करेंगे, किस प्रकार से उसके इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे एक्टिव वैल्यू ऑफ इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द आरएमएस वैल्यू। ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। आरएमएस वैल्यू से बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, तो इसको यहाँ पे इसके पूरे कंटेंट को फॉलो अप करेंगे। उसके बाद एवरेज वैल्यू को देखेंगे, पी फैक्टर जैसे हम कहते हैं, क्रेस्ट फैक्टर कहते हैं, इसको यहाँ पे कवर अप करेंगे। साथ ही साथ फॉर्म फैक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी एग्जामिनेशन में, यदि आप कर रहे हो यूपीपीसीएल जेईई या फिर यूपीपीसीएल टीजी2 या फिर यूपीआरएल जेईई या फिर यूपीआरएल टीजी2 की तैयारी कर रहे हो, तो बिल्कुल यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। 1 मिनट के लिए भी यहाँ पे इसकी वीडियो देखे मत करिएगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको हर शाम, ठीक है, इवनिंग में आपको मिल रही है 6 बजे 6 PM पे आपको लाइव क्लास में दे रहा हूं, ठीक है ना। लाइव क्लास दे रहा हूं जो कि प्रैक्टिस सेट हो रहा है, प्रैक्टिस के सेट का महाकुंभ चलाया जा रहा है बिल्कुल आपके प्रिपरेशन के लिए, ठीक है ना। तो यदि पहली बार चैनल पे आए हो तो आपको करना क्या है कि आपको जाना है प्लेलिस्ट पे, वहां पे जाने के बाद आपको मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगे, जहां से आप कुछ ना कुछ अपने एग्जामिनेशन के लिए, अपने प्रिपरेशन के लिए आप वहां से सीख सकते हो, ठीक है। और यदि पहली बार चैनल पे आए हो तभी कर लो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही पावरफुल कंटेंट लाते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पहला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड टू द अल्टरनेटिव क्वांटिटीज से जो भी इंपॉर्टेंट रिलेटेड यहाँ पे डेफिनेशन है उसको हम देखेंगे। क्या क्या देखेंगे भाई? इंस्टेंटेनियस वैल्यू जिसको हम कहते हैं तात्क्षणिक मान कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? किसी ऐसी साइकिल की तात्क्षणिक जो मान होती है उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। उसके बाद देखेंगे साइकिल क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, उसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये है आपका एसी साइकिल है जो कि क्या कर रहा है भाई, 0 से लेके 2 पाई तक ये क्या करता है, एक साइकिल कवर करता है। उसकी भी बात करेंगे, पहले बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है कि ये जब ये 0 से उठना स्टार्ट होता है, मतलब 0 से जब ये हाई की तरफ चलता है, किस प्रकार से भाई, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है, ठीक है ना। बी मैक्सिमम और आई मैक्सिमम, इसमें 2 चीज लेके चलते हैं, वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। वोल्टेज एंड करंट को हम यहाँ पे लेके चलते हैं, दोनों एक साथ क्या होते हैं, एक बार मैक्सिमम होते हैं, एक बार मिनिमम होते हैं। तो मैक्सिमम के लिए ये होता है इसका मैक्सिमम वैल्यू, और ये होता है आपका जस्ट क्या होता है, ये होता है आपका मिनिमम में मैक्सिमम वैल्यू। बात समझ रहे हैं ना, ये पॉजिटिव का मैक्सिमम, ये क्या हो जाएगा भाई, निगेटिव का मैक्सिमम। बात समझ रहे हैं। अब चलिए अब देखिए यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि जब वोल्टेज या करंट क्या करे, इंक्रीज होना स्टार्ट करे, तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है जो कि एक मैक्सिमम स्थिति, मान लीजिए इवन हो जाता है, इवन स्थिति पे आ जाता है, तो इसको कहते हैं कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बाद वो मैक्सिमम अवस्था में चली जाती है, तात्क्षणिक समय के बाद वो मैक्सिमम वैल्यू पे चली जाती है, जिसको हम मान लेते हैं भाई इसका मैक्सिमम पॉइंट है इवन, ठीक है ना। इधर पॉजिटिव के लिए मैक्सिमम होगा, चाहे वोल्टेज की वैल्यू हो चाहे फिर करंट की वैल्यू हो, ठीक है। अब यहाँ पे जब बात करेंगे तो ये इवन हो गया, तो यहां से भाई 0 से क्या हुआ कि मैक्सिमम गया, इसकी एम्पलीट्यूड क्या होगी, मैक्सिमम गई, मैक्सिमम से यहाँ पे फिर से 0 आया, 0 से लेके पाई तक यदि हम देखें तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आपको इवन मान लीजिए प्राप्त होता है। तो यदि आप इस साइड में देखिए, अब जब नीचे की तरफ मतलब निगेटिव तरफ मैक्सिमम ये जा रहा है, वैल्यू क्रिएट कर रहा है, तो मान लीजिए कि इसका ये वैल्यू है भाई, आपको पिछली भी क्लास हमने बताया था, ये मान लीजिए A2 है, माइनस का E2 है।
ठीक। तो आपको जो ये मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हो रही है तात्क्षणिक समय पे, तात्क्षणिक मान पे, इंस्टेंट वैल्यू पे प्राप्त हो रही है, उसे हम क्या कह रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, यहां पे इसका तात्क्षणिक वैल्यू मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो जाएगा अल्टरनेटिव क्वांटिटीज या फिर एसी साइकिल का। क्लियर है। अब देखिए हम बात करेंगे साइकिल की, बात करेंगे जिसको हम कहते हैं भाई, यहां पे इसको एक प्रकार से कहते हैं कि एक 0 से लेके 2 पाई तक का जो समय पीरियड यहाँ पे होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये क्या हो रहा है, साइकिल 0 से हुआ मैक्सिमम, मैक्सिमम से फिर आया 0, फिर निगेटिव में मैक्सिमम, फिर से वो 2 पाई पे पहुंच गया। कहने का मतलब ये कि 0 से लेके 2 पाई तक का, कब से, 0 से लेके 2 पाई तक का जो साइकिल होता है, मतलब जो आपको वैल्यू मिलती है, जो एम्पलीट्यूड अप एंड डाउन होता है, उसको हम कहते हैं कि अपना एक साइकिल ये पूरा करता है। इसे हम कहते हैं भाई ये हमारा साइकिल कहलाता है। ठीक है, किसका, एसी का। ठीक। अब हम बताते हैं टाइम पीरियड। देखिए टाइम पीरियड मतलब 0 से 2 पाई तक, 0 से 2 पाई तक एक साइकिल पूरा होने में जितना समय लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड, टी कहते हैं भाई। ठीक है। अब उसके बाद आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड में बार बार नाम लेता हूं, आयाम बार बार बताता हूं, पिछले क्लास में भी बताया था कि ये क्या है। एसी में क्या होता है कि एसी साइकिल में, एसी सप्लाई में उसकी एम्पलीट्यूड चेंज होती रहती है टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में, किसके भाई, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है कि इसकी एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम होती है, फिर मिनिमम होती है, फिर मैक्सिमम होती है, फिर मिनिमम होती है। तो इसको हम कहते हैं भाई ये जो पूरा टोटल लेता है वो टाइम पीरियड होता है 0 से पाई, मतलब एक साइकिल पूरा होने में जितना टाइम लगता है वो आपका क्या कहलाता है भाई, वो एम्पलीट्यूड को बतलाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि टाइम पीरियड आपने समझ लिया, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड मतलब 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, ये जो चेंजेस हो रहे हैं फ्रीक्वेंसी में वो क्या कहलाता है भाई, एम्पलीट्यूड कहलाता है। अब फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, तो एक समय अंतराल पे, ठीक है ना, जब एक पीरियड, एक साइकिल मूवमेंट आपको प्राप्त हो जाए तो उसे हम कहते हैं, उस चेंजेस को कहते हैं भाई वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। इसको हम कहते हैं F=1/T कहते हैं। ठीक है ना। टाइम पीरियड के साथ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ती घटती रहती है। ठीक है। अब एक भाई यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, कोणीय आवृत्ति की बात हो रही है, इसको हम कहते हैं ओमेगा। तो सीधी सी बात है कि जब फ्रीक्वेंसी की बात आ गई, अब ये क्या कर रहा है, 0 से जा रहा है मैक्सिमम, मैक्सिमम से पाई की तरफ जा रहा है, तो ये एक एंगल क्रिएशन करता है, एक एंगल बनाता है। बात समझ रहे हो, जिसे हम कहते हैं भाई थीटा एंगल, ये क्रिएशन करता है। ठीक है। हर पॉइंट पे अलग अलग एंगल क्रिएट होते हैं। ठीक है, जो कि मान लीजिए यहाँ पे ये मैक्सिमम E1 है, तो इसके लिए मान लीजिए टाइम T1 है, और इसके लिए मान लीजिए टाइम T2 है भाई। ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही है आपको कि चीजें क्या हो रही हैं। यहाँ पे एम्पलीट्यूड मान लीजिए कि यहां से एम्पलीट्यूड मानना स्टार्ट हो, एम्पलीट्यूड क्या हो, यहां से मैक्सिमम होना स्टार्ट हो, तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहां से एंगल क्रिएशन होगा इसका, यहां से इसके कोड जनरेशन होंगे, इसको हम कहते हैं कोणीय आवृत्ति, जिसको हम कहते हैं थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होता है। अब ओमेगा इक्वल टू आप जानते हो क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हो कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ टी। ठीक है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं भाई, इसे हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्या कर देंगे, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ के अपान टी कर देंगे, तो कहने का मतलब क्या हो गया, रेडियन पर सेकेंड। ये रिलेशन भाई आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिव क्वांटिटीज को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। वो हम एसी के इस साइकिल से ही देखेंगे कि किस प्रकार से मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगी, किस प्रकार से मिनिमम वैल्यू प्राप्त होगी, करंट की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, सब चीजें यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्या इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटिव क्वांटिटीज की बात करते हैं, किस प्रकार से इसके इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। तो उसके पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि किस प्रकार से हम यहाँ पे इसको डिनोट करेंगे, किस प्रकार से यहाँ पे इसको लेके हम चलेंगे। ठीक है, देखिए होता क्या है कि प्योरली साइनोसॉइडल
साइनोसॉइडल होता है। क्या होता है? एसी जो होता है प्योरली साइनोसॉइडल होता है, ये टाइम के साथ वेरिएशन दिखाता है अपने एम्पलीट्यूड में, ठीक है ना। तो उस समय क्या होता है कि वोल्टेज और करंट के रिलेशन को ये पढ़ते हैं। यदि वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट भी मैक्सिमम होगा। तो किस प्रकार से यहाँ पे थीटा जनरेशन हो रहा है, ठीक है, किस प्रकार से इसको हम फाइंड आउट करते हैं उसी को हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि इसमें वोल्टेज तथा करंट की मैक्सिमम वैल्यू या फिर कह सकते हैं कि तात्क्षणिक वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को ज्ञात किया जा सकता है। कैसे? यहाँ पे जो रिलेशन निकल के आएगा, यदि हम वोल्टेज के लिए बात करें तो भाई यदि इसे हम E1 से भी फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर इसे कह सकते हैं भाई V कह सकते हैं, V1 V2 भी कह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि V इक्वल टू जब निकालें यहाँ पे, तो यहाँ पे यदि वोल्टेज की बात कर रहे हैं ना, वोल्टेज मैक्सिमम उसकी बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे मिलेगा क्या? V इक्वल टू Vn sin थीटा मिलेगा, ठीक है। थीटा क्यों मिलेगा? क्योंकि एक एंगल क्रिएशन के बाद ही क्या हो रहा है, ये मैक्सिमम पे जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने मान लिया भाई यहाँ पे जो जनरेशन हो रहा है, जो कोड एंगल बन रहा है वो हमारा क्या हो रहा है, वो थीटा जनरेशन हो रहा है, ठीक है, कितने टाइम के साथ, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, Vm क्या है, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू कहलाती है इस एसी साइकिल की, ठीक है ना। जो एम्पलीट्यूड यहाँ पे वेरिएशन हो रहा है इसका मैक्सिमम वोल्टेज कहलाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड या फिर कहते हैं भाई पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज कहलाता है। और ये V क्या है भाई? V इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, जहां से मैक्सिमम वोल्टेज आपको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, वो आपका क्या कहलाता है, E1 या इसको कहते हैं V भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या है भाई? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज कहलाता है। अब सिमिलरली हम यहाँ पे जब वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो इसके साथ करंट वेरिएशन भी हो रहा है, कह सकते हैं हम यहाँ पे आराम से कि भाई इसके जस्ट साथ, ठीक है ना, जस्ट इसके साथ ही क्या हो रहा है कि करंट वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम मान लेते हैं भाई क्या, दिस इज द I मैक्सिमम ना, I मैक्सिमम वैल्यू है और इसके लिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या हो गया, I हो गया, स्मॉल I हो गया, ठीक है। तो यहां पे यदि हम बात करें कि यहां पे क्या वैल्यू निकल के आएगी, तो निकल के आएगी I इक्वल टू Im sin थीटा निकल के आएगी। क्यों? क्योंकि जो आपका करंट है वो भी एक एंगल क्रिएशन हो रहा है, एक थीटा पे ही क्या कर रहा है, ये यहां से उत्पन्न हो रहा है, एक थीटा एंगल के बाद ही यहाँ पे जनरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे Im sin थीटा, Im क्या है, पीक वैल्यू ऑफ द करंट है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट है, ठीक है। और I क्या है, इंस्टेंटेनियस, जहां से मैक्सिमम होना स्टार्ट कर रहा है, एक तात्क्षणिक वैल्यू कहलाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज और आता है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, एक कंडीशन आता है इन फेज, ठीक है ना, इन फेज होता है, एक होता है आउट फेज, ठीक है। इन फेज आता है आउट फेज आता है। ये क्या होता है भाई, देखिए जब क्या हो, वोल्टेज के साथ जब करंट क्या हो उसके इन फेज में हो, मतलब जो उसकी थीटा वैल्यू है, मतलब इसका जो थीटा मतलब जो उसका एंगल है, एंगल मतलब जो उसका फेज है वो क्या हो, एक साथ एक एंगल पे क्रिएशन हो, मतलब वो क्या करे, यदि ये थीटा एंगल से आपका वोल्टेज भी जा रहा है इसी थीटा एंगल से, उसी टाइम पीरियड में क्या हो, वो भी करंट भी आपका मैक्सिमम हो, तो उसको कहते हैं इन फेज अवस्था कहते हैं भाई, ठीक है। और यदि कुछ टाइम पीरियड के बाद जिसको हम कहते हैं कि भाई करंट क्या हो, वोल्टेज से या भी लैग कर जाए या फिर लीड कर जाए, बात समझ रहे हैं आप। यदि आपकी कंडीशन क्या मिले आपको, मान लीजिए कि आपकी ये क्या है, एसी वैल्यू है, मान लीजिए वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, बट क्या हो रहा है यहाँ पे करंट जो है आपका कुछ टाइम के बाद, ठीक है, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे जनरेशन उसका हो रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया, इस स्थिति को हम कहते हैं आउट फेज कहते हैं भाई, क्या कहते हैं भाई, आउट फेज कहते हैं, ठीक है। तो यहां से इतने सारे इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आ रही थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके पूरे डिराइवेशन को करते हैं, किस प्रकार से हमें यहाँ पे अल्टरनेटिव क्वांटिटीज के लिए इक्वेशन निकालना है। क्या करने वाले हैं भाई, देखिए हम जानते हैं कि जो थीटा यहाँ पे जनरेशन हो रहा है, थीटा इक्वल टू आप जानते हो क्या कि ओमेगा इंटू टी होता है। थीटा क्या है भाई, जो फ्रीक्वेंसी जनरेशन है टाइम के साथ T1, T2, T3 मल्टीपल यहाँ पे एंगल क्रिएशन होंगे, थीटा जनरेशन होगा।
तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी, चेंजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी किसके साथ, टाइम के साथ, ठीक है ना। उसका जो मल्टीप्लीकेशन होता है, उसका जो गुणनफल होता है हमारा क्या कहता है, एंगल कहलाता है, थीटा कहलाता है। आप जानते हो थीटा इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा टी होता है, तो यहाँ पे इसको वैल्यू को रख देंगे। तो अब यहाँ पे रख दीजिए भाई भी साइन ओमेगा टी रख दीजिए। कहने मतलब यहाँ पे जो साइन थीटा था इसके वैल्यू ओमेगा टी रख देंगे। अब हम यहाँ पे ये भी जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, वो होता है 2 पाई एफ होता है, रेडियन पर सेकेंड होता है, ठीक है ना। क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ रेडियन पर सेकेंड होता है। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट अप कर देंगे, कहाँ पे, ओमेगा की जगह। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, वीएम साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे वीएम साइन ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ कर दीजिए और टी कर दीजिए, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एफ है, फ्रीक्वेंसी भी है। अब फ्रीक्वेंसी भी आप जानते हो, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/t सेकेंड में, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 1/t सेकेंड में। इसको क्या कर सकते हैं, ये भी हर्ट्ज में भी, बाय फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में ही मेजर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकल के आएगा आपका, टोटल v इक्वल टू हो जाएगा vm sin 2 पाई बाय t हो जाएगा। और यही सेम केस क्या हो जाएगा, यदि हम बात करें कि सिमिलरली यदि करंट के लिए बात करेंगे ना, तो करंट के लिए क्या हो जाएगा, करंट मैक्सिमम साइन 2 पाई टी, ठीक है ना। ये करंट के लिए भी और इसके वोल्टेज के लिए भी यहाँ पे इक्वेशन आपका टोटल निकल के आ रहा था। तो यही है आपका क्या, इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिव क्वांटिटी। इसको राइट डाउन कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं भाई रूट मीन स्क्वायर, मतलब जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं या फिर कहते हैं आरएमएस वैल्यू कहते हैं। मान लीजिए कि कोई आपका क्या है, कोई आपकी सर्किट है, ठीक है, एक कंडक्टर है, मान लीजिए आपका कोई छोटा सा कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर को हम क्या करें, एक एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट कराएं, ठीक है ना। एक बार एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट कराएं और यदि मान लीजिए कोई कंडक्टर है और उसको हम क्या करें, किसी डीसी सप्लाई के साथ कनेक्ट करा दें भाई, ठीक है। तो यहां पे यदि हम बात करें, यदि हम इसके पावर की बात करेंगे, ठीक है ना, इसकी जब पावर की आप बात करोगे तो डायरेक्टली यदि हम यहाँ पे देखें तो इसका जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होती है, ठीक है ना। ये क्या होता है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड दिखाता है। बट यहाँ पे क्या होता है, एसी सप्लाई की वजह से इसकी जो वैल्यू होगी वो चेंज होगी। कहने का मतलब ये हो गया कि आरएमएस जो होता है, रूट मीन स्क्वायर जो होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एसी के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आरएमएस कहता है, आरएमएस वैल्यू कहता है कि वोल्टेज या फिर करंट का मान इंस्टेंट चेंज हो जाए, ठीक है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे वोल्टेज था 5 वोल्ट था, यहाँ पे 10 वोल्ट था, यहाँ पे 4 वोल्ट था, यहाँ पे 2 वोल्ट था, फिर से 5 माइनस का 5 वोल्ट, 10 का माइनस का 4 माइनस का 2, ठीक है ना। कुछ भी यहाँ पे आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डेटा आप ले सकते हो। तो कहने का मतलब ये हो गया दोस्त यहाँ पे कि यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं, जो इंस्टेंट, जो तात्क्षणिक जो वैल्यू निकल के आ रही है, उसी के वैल्यू को हम निकालते हैं किसके, आरएमएस वैल्यू से निकालते हैं। यदि देखिए, कहने का मतलब ये भी आप समझ सकते हो, यदि हम एसी सप्लाई दे रहे हैं तभी भी यहां से हीट जनरेशन होगा इस कंडक्टर पे, और इस पे भी, यहां पे भी हीट जनरेशन होगा, डीसी वाले पे भी हीट जनरेशन होगा। बस यहां पे क्या होगा कि हर वैल्यू के लिए हर एंगल क्रिएशन होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि तात्क्षणिक मान जहां पे प्राप्त हो वहां पे हम क्या करते हैं, रूट मीन स्क्वायर की बात करते हैं भाई, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखना है हमें ये है भाई कि हम इसको कैसे समझ सकते हैं। उस चीज को मैंने आपको बताया, डीसी और एसी में इसको फर्क करके दिखाया कि किस प्रकार से कर सकते हैं। तो प्राय हम क्या करते हैं, जब आरएमएस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो वो सीधी सी बात है कि एसी के लिए होता है, ठीक। यहाँ पे जिसका रिलेशन देखिए, चाहे वो वोल्टेज के लिए हो चाहे करंट के लिए हो, क्या हो जाएगा, आई का आरएमएस इक्वल टू हो जाएगा चेंजेस, जो भी इसमें चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो वोल्टेज हो, वोल्टेज में चेंजेस हो रहे हैं, या फिर करंट हो, करंट में चेंजेस हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस I3 का स्क्वायर। जितने भी करंट हो या फिर वोल्टेज हो, जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, हर एंगल पे चेंजेस हो रहे हैं,
इन सारों को यहाँ पे ला के यहाँ पे रख दीजिए और यहाँ पे क्या होगा K/n हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है इसको हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि IRMS की वैल्यू क्या होती है, BRMS वैल्यू क्या होती है। तो ये होता है 0.707 IRMS होता है, और यदि BRMS के लिए पूछोगे तो 0.707 BRMS होता है। ठीक है, तो आप RMS को RMS को क्या लिख सकते हो कि RMS AC का वह मान है जो दिए गए समय में उतने ही हीट जनरेट करता है या उत्पन्न करता है कि जितने की उसी समय में DC जनरेशन करती है। ठीक है ना, तो यहां से इतने सारे पॉइंट निकल के आ रहे थे। जब हम बात करते हैं भाई क्या एवरेज वैल्यू की बात करते हैं, औसत मान क्या होता है AC साइकिल में। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज मतलब करंट हो या फिर वोल्टेज हो कि आधे चक्र में हाफ साइकिल में जो तत्कालिक मानों का मान जो वैल्यू होती है, जो तात्क्षणिक वैल्यू या तत्कालिक जो वैल्यू होती है, तो जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है उसका जो औसत होता है वो औसत मान कहलाता है, या फिर उसको कहते हैं एवरेज वैल्यू कहलाता है। ठीक है ना, तो एवरेज वैल्यू को हम जो डिनोट करते हैं वो क्या हो जाएगा, आई एवरेज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, जो भी आपका इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू जो चेंजेस हो रहे हैं वो हो जाएगा K/n हो जाता है, n हो जाता है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है इस वैल्यू को भी हमेशा याद रखिए। जैसे अभी आपने RMS वैल्यू को देखा वहां पे, तो यहाँ पे क्या होता है, यदि वो करंट होगा तो 0.637 I मैक्सिमम और 0.637 V मैक्सिमम था। ठीक है ना, इसको आप राइट डाउन कर सकते हो बिल्कुल आसानी से और औसत मान को समझ सकते हो इसी से। इस चीज जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है इससे आपको औसत मान समझ में आ जाएगा। चलिए हम देखने वाले हैं क्या भाई, पीक फैक्टर को देखने वाले हैं, शिखर मान को देखने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं क्रैश फैक्टर कहते हैं, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। किस प्रकार से उसे समझ सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टेज के शिखर मान, क्रेस्ट वैल्यू एवं प्रभावी मान, ठीक है ना, जिसको कहते हैं RMS वैल्यू जिसे कहते हैं, के अनुपात को पीक फैक्टर कहते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि शिखर मान मतलब मैक्सिमम वैल्यू और RMS वैल्यू के जो अनुपात होता है, ठीक है, जो रिलेशन निकल के आता है वो क्या कहलाता है, पीक फैक्टर या क्रैश फैक्टर हम उसको कहते हैं। तो पीक फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, शिखर मान अपन प्रभावी मतलब मैक्सिमम वैल्यू, इसको क्या कह सकते हैं भाई, मैक्सिमम वैल्यू के अपन RMS वैल्यू क्या कहलाता है, पीक फैक्टर कहलाता है AC सर्किट में। ठीक है ना, तो यदि हम IRMS के लिए बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा भाई करंट की यदि बात करें, यदि करंट के बिहेवियर की बात करेंगे तो I मैक्सिमम अपन क्या हो जाएगा, IRMS हो जाएगा। तो I मैक्सिमम रख दीजिए, RMS की वैल्यू आप जानते हो कितना होता है, आपका होता है 0.707 इंटू I मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे रख दीजिए। जब इसको सॉल्व आउट करेंगे आप तो पीक फैक्टर की जो वैल्यू आ जाएगी करंट के लिए 1.414 आ जाएगी, किसका, पीक फैक्टर आ जाएगा, किसके लिए, करंट के लिए। यदि वोल्टेज के लिए बात करें तो बिल्कुल वैसे ही करना है, V मैक्सिमम अपन VRMS हो जाएगा, V मैक्सिमम अपन VRMS इंटू 0.707, जैसा भी मैंने आपको बताया था उसको निकालेंगे तो फिर से वही वैल्यू जो आपकी वोल्टेज के लिए आ रही थी वही आपकी वैल्यू आ जाएगी, किसके लिए भाई, वोल्टेज करंट के लिए आ रही थी वही आपकी वोल्टेज के लिए आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं भाई किसका, फॉर्म फैक्टर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, हर समय पूछता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइम में बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो होता क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है ना, AC करंट, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टता के अनुपात, मतलब इसके जो प्रभावी मान, मतलब प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टता के जो RMS वैल्यू होते हैं, जो प्रभावी मान होते हैं तथा जो एवरेज वैल्यू होते हैं, उनके अनुपात को क्या कहते हैं, फॉर्म फैक्टर कहते हैं भाई। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्म फैक्टर इक्वल टू RMS अपॉन एवरेज वैल्यू हो जाएगा, चाहे वो करंट की हो चाहे वोल्टेज की हो। ठीक है, तो यदि करंट टर्म निकालेंगे तो IRMS अपॉन I एवरेज हो जाएगा। तो IRMS की वैल्यू आप जानते हो, I मैक्सिमम इंटू 0.707 और I एवरेज इक्वल टू होता है I मैक्सिमम इंटू 0.637। जब क्या होगा, I एवरेज I मैक्सिमम कट जाएगा, 0.707 और 0.637 में जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा, यहाँ पे 1.11, मतलब यहाँ पे जो फॉर्म फैक्टर निकल के आएगा 1.11। ऐसे ही सेम एकदम सिमिलरली आपको निकालना है वोल्टेज के लिए, वो भी क्या आ जाएगा आपका 1.11 यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक है ना। सो आई होप तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, पूरा कंटेंट समझ में आया होगा। यदि आपको कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो, बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहां पे चले जाओ, वहां पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप तथा आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहां पे जाके जुड़ सकते हो। वहां पे कोई भी क्वेरी हो बिल्कुल आप क्वेश्चन कर सकते हो। साथ ही साथ यदि इस वीडियो के बारे में आपको कोई सुझाव देना है, कोई कमेंट करना है, तो नीचे आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे कमेंट करके आप बिल्कुल बता सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी